पेपर सॉल्व नहीं हुआ ना टेस्ट का। पेपर सॉल्व हो जाएगा बेटा, कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्लास होगा, ऐसा थोड़ी अंतिम क्लास टेस्ट के बाद हम मिलेंगे नहीं मैं मिलेंगे तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ किंगडम के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग को, ठीक है। आज का टॉपिक है साउथ की किंगडम्स। चलिए साउथ किंगडम्स, ठीक है। पहले आप लोग ने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा दक्षिण की किंगडम्स के बारे में या फिर दक्षिण भारत की किंगडम्स के बारे में। अगर कभी आप लोग ने सुना होगा तो आप लोग को पता होगा चोला चेरा पांड्या, जिसके हम क्लास में कई बार चर्चा भी कर चुके हैं ना। तो चोला चेरा और पांड्या जो है बेसिकली कहाँ तुम बच्चे आते हो, यही होता है रेगुलर बच्चों का क्लास के अंदर। गुप्ता एम्पायर कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता, याद है। चलिए तो हम लोग आज साउथ की किंगडम्स के ऊपर चर्चा करने वाले। साउथ की किंगडम्स मतलब दक्षिण भारत के उन साम्राज्यों की बातें करने वाले हैं जो साम्राज्य आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ साउथ की हिस्ट्री अगर हम बात करें तो सदर्न इंडिया का इतिहास ही वही है ना। तो सदर्न इंडिया का इतिहास अगर प्राचीन काल से उठाएंगे हम लोग तो उसकी चर्चा चोला चेरा और पांड्या तीन किंगडम्स के फॉर्म में करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जिनको नहीं पता है और उनके लिए बता दूं कि हम लोग लगभग एंशिएंट इतिहास का पूरा सिलेबस पीछे छोड़ के आ चुके हैं, और साउथ की किंगडम्स अब हमारे सामने एक अगला टारगेट है। साउथ की किंगडम्स में 2-3 क्लास और लगेगा, या मे बी 1-2 क्लास के अंदर भी खत्म हो जाएगी अगर हम लोग तेजी से किए। उसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग सारा पोर्शन खत्म, ठीक है। बस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हम लोग रात में करते हैं गूगल मीट के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चन अब वहाँ पे करना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। अभी तक मैंने वहाँ पे अभी एंशिएंट के क्वेश्चन नहीं कराए आप लोग को, क्योंकि आप लोग का टेस्ट था, है ना। और टेस्ट में मुझे उम्मीद है आप लोग ने अच्छा परफॉर्म किया ही है, क्योंकि सब क्लास में पढ़ाया हुआ ही आया था। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो क्लास में मैंने ना बताया हो और उसके बाहर आ गया हो, है ना। मैं अलग से मॉडल की कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ बैठ के कि कौन कौन कितनी कितनी गलतियाँ क्या बाई नेम, उसके बाद बताऊँगा क्या क्या गलती, क्योंकि बहुत देखिए बहुत आसान आया था पेपर, सच में बहुत आसान था, बहुत इजी पेपर था अगर आप लोगों ने क्लास लिए थे तो, है ना। जिसने नहीं लिए थे कुछ कह नहीं सकते, जिसने क्लास लिए थे उनके लिए आसान। अभी मैंने बोला कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैंने नहीं बोला कर दी, नहीं मेरा होता है। 42 अटेम्प्ट किए मैंने। हाँ तुमने 42 से वो सिर्फ हिस्ट्री का अटेम्प्ट किए? नहीं मैंने सभी टोटल मिला के 42 अटेम्प्ट 150 में से। वाह तुम तो जल्दी यूपीएससी निकालोगे। किंगडम ऑफ द साउथ, साउथ की किंगडम्स के बारे में चर्चा है आज का टॉपिक, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो बेसिकली हम लोग किंगडम्स लेने वाले हैं उन किंगडम्स के बारे में बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक की बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ टॉपिक टफ है क्योंकि हम लोग फैमिलियर हैं नॉर्थ के साथ में। हम लोग को पता है कि नॉर्थ के नाम कैसे होते हैं, नॉर्थ की हिस्ट्री, राजाओं के नाम कैसे होते हैं, नॉर्थ की बुक्स के नाम कैसे होते हैं, हमें सब पता है। लेकिन अगर साउथ की बुक्स के नाम और उन नामों को याद करने पे लग जाएंगे हम लोग तो वो बहुत टफ होते हैं, है ना। तो कठिन है, टफ है, तो इस वजह से हम लोगों को
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ट्रिक्स के साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ईयर वाले इस सेक्शन को अगर किसी को याद होगा, लास्ट ईयर वाले बच्चे एक आध बैठे हुए जो है ना, हाँ, अगर उन्हें याद होगा तो ये वाला जो चैप्टर हम लोग ने डिस्कस किया था, इस चैप्टर को मैंने लगभग क्लास में पूरा रटा दिया था, उसके बाद ही मैं क्लास से गया था, है ना। तो फिर से एक बार उनका रिवीजन भी हो जाएगा, बाकी नए बच्चों का यहाँ पे बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से सब क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए साउथ की किंगडम से जब हम लोग बात करें तो ये साउथ नहीं, ये फार साउथ कहलाता है। फार साउथ की अगर बात की जाए, वैसे तो साउथ महाराष्ट्र के नीचे का रीजन शुरू हो जाता है, अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये साउथ का रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फार साउथ की बात करते हैं तो फार साउथ का वो इलाका जिसके अंदर केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका का या फिर आंध्र प्रदेश का छोटा मोटा जोन आता है, ये प्रोमिनेंट इलाके हैं जिनको हम फार साउथ कहते हैं, मतलब दक्षिणतम इलाके जिनको हम लोग बोलते हैं, उन किंगडम्स की बात आज के क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली देख लीजिए, दक्कन का इलाका और दक्कन से भी साउथ का इलाका फार साउथ कहलाता है, जिसके अंतर्गत आपको केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के इलाके देखने को मिलते हैं। हर एक इलाके में एक एक किंगडम अलग अलग तरीके से रूल करते हुए उन किंगडम्स के बारे में आज की चर्चा, ठीक है। ये तीन नाम याद रखने, चेला, चोरा और पांड्या, ठीक है। तो ये तीन नाम हम लोग को याद रखते हैं। कहाँ टहल लेते हो? देखिए ये जो किंगडम है, इस किंगडम को ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच की किंगडम बोला जाता है, मतलब पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच जितनी भी किंगडम्स थी उन किंगडम्स को हम लोग साउथ की किंगडम बोलते हैं, ठीक है, या फिर दक्षिण भारत की किंगडम के तौर पर हम उनको जानते हैं। एक चीज और, विंध्या हिल के नीचे नीचे का जितना भी इलाका है उसको भी साउथ की किंगडम का एक पार्ट माना जाता है, तो विंध्या हिल्स के नीचे का भी पार्ट आपका ये है। कृष्णा रिवर के साउथ का रीजन भी दक्षिण भारत का रीजन माना जाता है। तो ये जो साउथ की किंगडम की बात हम लोग करते हैं, इसमें मैंने तीन चार चीजें आपको बताई, जैसे ईस्ट और वेस्टर्न घाट के बीच का इलाका क्या है, साउथ की किंगडम है। विंध्यान पर्वत या फिर उस हिमालय के नीचे या फिर पूरी की पूरी श्रृंखला के नीचे का इलाका साउथ है, ठीक है, या फिर कृष्णा रिवर के नीचे का इलाका जो है वो साउथ, ठीक है। उस साउथ इंडिया की बात करनी है। ये साउथ इंडिया के बारे में हमें पता कैसे चला, कौन से हमारे पास में ऐसे प्रमाण है या फिर एविडेंसेस है जहां से ये पता चलता है कि चोला, पांड्याज या चेराज ऐसे किंगडम भारत के अंदर रहा करते थे। तो आप लोग को मैंने अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखाए थे, अभिलेख लिखाए थे, आपने उन अभिलेखों के अंदर फिर से एक बार जाके देखेंगे, दूसरा और 13वां अभिलेख जो हमने लिखा था, उस दूसरे और 13वें अभिलेख के अंदर वर्णन किया गया था कि अशोका के संबंध सदर्न इंडिया के साथ कैसे थे। और अशोका ने अपने अभिलेख के ऊपर ये लिखाया है कि जो ये भी किंगडम साउथ की हुआ करती थी, उन किंगडम्स में कौन कौन रूलर किस किस तरीके के रूल किया करते थे, ठीक है। तो ये साउथ की किंगडम के बारे में पहला अगर हमको प्रमाण देखने को मिला तो अशोका के एडिक्ट के अंदर देखने को मिला। दूसरा, बहुत सारे ग्रीक ऑथर्स जिसमें मेगास्थनीज का नाम बहुत बड़ा था। मेगास्थनीज कौन, किसके दरबार में आया था, कौन बताएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके साथ आया था? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, लेकिन किसके साथ आया था? हेलेना के साथ आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलेना के साथ में आया था जब हम लोग बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह हुआ, ठीक है। तो मेगास्थनीज उस समय आया था। मेगास्थनीज के अलावा यहाँ पर स्ट्रैबो, प्लिनी, ये सब वो इतिहासकार हैं जिन इतिहासकारों ने उस समय के इतिहास का वर्णन किया हुआ, और उस समय के इतिहास के वर्णन में हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया की अपनी एक अलग हिस्ट्री है ना, एक अलग ही इतिहास वहां का चला करता था। और अगर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करें तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसकी भी बात हम लोग कर रहे थे जब हम लोगों अशोका के बारे में बात की थी। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर भी जो उड़ीसा के अंदर है ये इंस्क्रिप्शन, खारवेल शासक वहां पे रहा करते थे, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को बनवाया था। इस इंस्क्रिप्शन में भी कलिंग के किस तरीके के रिलेशन दक्षिण भारत के साथ में हुआ करते थे, उन रिलेशंस का वर्णन यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रमाणित तौर पर हमें दिखाती हैं कि साउथ में एक किंगडम थी जिसके बारे में यहाँ से हमें एविडेंसेस दिखाई देते। हमें वैदिक एज के बारे में कैसे पता चला? वेदास को पढ़ा हमने, तभी तो पता चला, है ना। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला? जब हमने खुदाई शुरू करी चारों तरफ, तब हमें पता चला कि पुराने प्रमाणिक तौर पर कुछ ऐसे गुड्स मिलना शुरू हो गए जिससे हमें पता चलना शुरू हो गया कि हाँ एक सभ्यता। तो हर चीज के लिए एक प्रमाण चाहिए होता है ना, वरना कल को तुम कहने लगोगे पीलीभीत में एक सभ्यता थी, पीलीभीत में एक सभ्यता थी, उसके बारे में लिखा किसने? जब तक लिखी हुई प्रमाणित तौर पर बात हमारे सामने नहीं आएगी, हम मानेंगे ही नहीं पीलीभीत में यहाँ पर किसी तरीके की भी कोई मानव जाति रहा करते हैं, नहीं मानेंगे आगे आने वाले समय में। लिखित स्रोत होने जरूरी है।
तो ये लिखित स्रोत हैं या फिर सोर्सेज हैं जहां से हमें ये बात पता चलती है कि साउथ में किंगडम हुआ करती थी, वहां पे इस किंगडम के बारे में इन सब जगहों पे मेंशन है। बचा कुचा रहस्य जो था वो यहीं की किताबों ने हमें दे दिया। यहाँ बहुत सारी किताबें या इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिल गए हमको, या बहुत सारे ऐसे लेख मिल गए जिन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया कि भाई साउथ में ये राजा रहा करता था और इस राजा के दरबार में इस तरीके के लोग रहा करते। ठीक है, तो ये साउथ की किंगडम के बारे में इस तरीके के अभिलेख यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं सीधे साउथ की हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर। जब भी हम फार साउथ की बात करते हैं या फिर दक्षिण भारत की, दक्षिणतम भारत की बात करते हैं, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सुनाई देती है हमको, संगम बीच। सुनते हो ना, हम इस चीज को क्या कहते हैं, संगम। मतलब संगम का युग बोला जाता है इसको। ठीक है, अगर संगम का युग बोला जाता है किसी को, तो वो दक्षिण भारत के युग को संगम का युग बोला जाता है। संगम के युग कहने के पीछे का मतलब क्या है, क्यों इसको संगम युग कहा जा रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये साउथ की जो किंगडम है, आप लोग जो बार बार पूछा करते थे कि साउथ की किंगडम जो थी सर, इस समय में कौन रहा करता था, साउथ में कौन राजा था, अगर चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा है तो साउथ में कौन है, अशोका रूल कर रहा है तो साउथ में कौन है, या कोई भी अगर यहाँ पे रूल कर रहा था तो साउथ में कौन राजा यहाँ पे रहा करता था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आज क्लियर इसलिए हो जाएगा क्योंकि लगभग 300 बीसी से 300 एडी तक, मतलब हम ईसा पूर्व 300 से अगर शुरू करें तो 300 ईस्वी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 किंगडम्स का सबसे बड़ा प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, जो चोला, चेरा और पांड्या है। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये इतना लंबा समय है कि 300 साल ईसा पूर्व की हम लोग बात कर ले, और इधर की अगर आप देखो तो 300 साल इधर। ठीक है, 300 ईसा पूर्व यहाँ पे बात हो रही है और 300 एडी की बात यहाँ हो रही है। इतना पुराना किंगडम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो इतने लंबे समय तक रहा, और ये 3 किंगडम इतने लंबे समय तक यहाँ पे शासन कर रही है। ठीक है, तो इन किंगडम्स के बारे में थोड़ी और चर्चा करने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि संगम लिटरेचर से हमें इन सारी चीजों के बारे में पता चला। संगम लिटरेचर क्या है, संगम के अंदर कुछ किताबें लिखी गई होंगी, इस एज के बारे में कुछ किताबें लिखी गई होंगी, उन किताबों ने ये बताया होगा कि वहां पे किस तरीके का साहित्य हुआ करता था, किस तरीके के लोग किस तरीके से शासन किया करते थे। तो वहां के साहित्य का पूरा वर्णन कहाँ मिलता है, वो संगम लिटरेचर में मिलता है। और संगम लिटरेचर क्या, तमिल भाषा में लिखी गई तमाम तरीके के साहित्य को क्या बोला जाता है, संगम लिटरेचर बोला जाता है। तो इस संगम लिटरेचर से हमें 2 चीजें पता चल जाएंगी। एक तो ये पता चल जाएगा कि संगम युग के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक या उसके वंशज रहा करते थे, पहली चीज पॉलिटिकल लाइफ पता चल जाएगी उनकी, और दूसरी चीज हमको क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा उनका साहित्य क्या हुआ करता था, वो कौन से लिटरेचर को यूज किया करते थे, किस तरीके के लिटरेचर को उनका उपयोग के तौर पर यूज किया करते थे। ये सब हमें संगम लिटरेचर से पता चल जाएगा। ठीक है, और संगम को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मान्यता दी थी तो वो पांड्याज ने दी थी। किसने, पांड्या ने। ठीक है, 3 रूलर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संगम को मान्यता देने वाले लोग कौन थे, पांड्या। अब संगम है क्या, संगम के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं आपको। संगम बेसिकली इसको इसलिए बोला जाता है कि पांड्या किंगडम, चोला किंगडम और चेरा किंगडम, इन तीनों किंगडम के बड़े बड़े गुरु हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे जो रिलीजियस बिलीफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखते थे अपने। ठीक है, जिनके धार्मिक बहुत बिलीफ हुआ करते थे। ऐसे बड़े बड़े पुरोहित वहां के पंडित लोग जो होते थे वो सब इकट्ठे होते थे एक स्टेज के ऊपर। ठीक है, और सब इकट्ठे होकर क्या करा करते थे, कुछ कहानियां रचा करते थे, कुछ डिस्कशन किया करते थे। वो डिस्कशन कैसा होता था, ईश्वर के बारे में होता था। ठीक है, ईश्वर के बारे में जितने भी डिस्कशन उन्होंने वहां पे किए, वहां के राजाओं के बारे में जितने भी डिस्कशन किए, उनको हमने क्या नाम दे दिया, संगम। मतलब जहां पे चोला, चेरा और पांड्या तीनों किंगडम के लोग आके मिला करते थे और कुछ ज्ञान की बातें किया करते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत के उत्तर भारत में भी तो हम संगम किसी चीज को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, संगम, नदियों के मिलाप है, नदियों का जब संगम होता है ना, बेसिकली मिलना होता है जब नदियों का, तो उसे संगम बोलते हैं। यहाँ नदियां मिल रही हैं, वहां पे बड़े बड़े पुरोहित और गुरु मिल रहे हैं आपस में, तो उनके लिए वो संगम का एक काल हुआ करता था। ठीक है, तो संगम का ये काल है। इस संगम के काल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पांड्यास, हार्दिक पांड्या है, ठीक है, आपको पता है मीम ऐसे यूज करता रहता है। तो पांड्या है, ये पांड्यास किंगडम के बारे में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी किसी ने, तो किसने दी थी, पांड्यास किंगडम के लोगों ने दी थी। किसको, संगम।
ठीक है। संगम मैं फिर से बता रहा हूँ, कई लोग मिला करते थे आपस में सभी किंगडम के, और सब लोग मिलकर कुछ चर्चा किया करते थे। वो रिलीजियस चर्चाएं भी हो सकती थी, पॉलिटिकल भी हो सकती थी, मतलब ईश्वर से रिलेटेड और वहां के राजाओं से रिलेटेड जो भी चर्चाएं होती थी उनको क्या बोला जाता था, संगम बोला जाता था। ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने रोल दिया था तो वो पांड्यास ने दिया था। पांड्यास की अगर बात करें तो पांड्यास, अब देख लीजिए कौन कौन सी किंगडम कहाँ पे लाई करती है, जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ। पांड्यास अगर बात करें तो सदर्न सबसे मोस्ट पार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कर्नाटका का रीजन होता है। ठीक है। चेरास को देखने की कोशिश करें तो ये कहाँ, केरला के इलाके के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर चोलास को देखेंगे तो ये इलाका आंध्र प्रदेश के रीजन के आसपास का इलाका दिखता है। ठीक है। तो ये तीन किंगडम्स तीन अलग अलग इलाकों के ऊपर रोल किया करते थे। आने वाले समय में इन पूरे इलाके के ऊपर ये जो बचा हुआ इलाका भी है, इस पे भी थोड़ा बहुत रोल दिखाई देता है। ठीक है। इस वजह से हमने बोला पूरा का पूरा साउथ का इलाका जो था वो इनके कंट्रोल में हुआ करता था। ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लरिश या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर संगम का काल देखना है हमें तो वो पांड्यास का काल देख ले, तो हमें समझ आ जाएगा कि संगम को सबसे ज्यादा फ्लरिश करने वाले लोग कौन थे, पांड्यास किंगडम के लोग। ठीक है। चलिए आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं संगम की बात कर रहा हूँ। संगम को साउथ में बोला जाता है मुचिंगम। ठीक है। क्या बोला जाता है, मुचिंगम बोला जाता है। इसलिए मुछो वाला आदमी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि मुचिंगम किसको बोला जाता है, संगम को। वहां पे हम संगम वर्ड यूज नहीं करते, वहां हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मुचिंगम वर्ड यूज करते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपके संगम न लिख के मुचिंगम ही आ जाए, है ना। तो वहां हमें समझना जरूरी है कि वहां पे इनको क्या बोला जाता था, मुचिंगम बोला जाता। मुचिंगम तीन तरीके की हुई थी पूरे इतिहास के अंतर्गत अगर देखा जाए, तीन मुचिंगम या फिर अगर हम कहें कि तीन संगम हुई थी, जिनकी डिटेल अलग अलग तरीके से अभी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। तीन संगम में दो संगम जो है वो मदुराई के अंदर हुई है, दो संगम मदुराई के अंदर हुई है। ठीक है। और एक संगम कपाटपुरम में हुई है। ठीक है। तो ये तीन संगम अलग अलग तरीके की, अभी इनका वर्णन हम लोग को देखना है। बेसिकली मैं फिर से बता दूं, संगम को ही मुचिंगम बोलते हैं, और मुचिंगम या संगम का मतलब क्या होता है, कई सारे बड़े बड़े पुरोहित या फिर वहां के बड़े बड़े लोग, जिनको पोइट्स भी कह सकते हैं, तमिल पोइट्स भी बहुत बड़े बड़े उपाधि के लोग होते थे, वो सब एक जगह मिलते थे और मिलकर कुछ चर्चाएं किया करते थे, उनको संगम बोला जाता है। अब देखो समझना शुरू करो यहां से। ठीक है। एक एक संगम, जैसे हम लोग पढ़े हैं बुद्धिज्म का एक एक जो हम लोग पढ़े थे ना, परिषदें कब कब हुई थी, जैनिज्म की परिषदें कब कब हुई थी, ऐसी साउथ की ये तीन परिषदें, और इन तीनों परिषद के बारे में हमें याद होना चाहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। देखिए पहली मदुराई के अंदर हुई, हमें नहीं पता डेट क्या थी, हमें ईयर भी नहीं पता किस समय हो गई। ठीक है। हमें ये भी नहीं पता किसके अंडर में हुई होगी, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता एक संगम हुई थी मदुराई के अंदर, और उस मदुराई की संगम को जिसने अटेंड किया था, वो अटेंड करने वाले लोग कौन थे, गॉड्स एंड लेजेंडरी सेगास। ठीक है। अगर हम बात करें, ये उस समय के ईश्वर लोगों ने आके संगम को अटेंड किया था, और बड़े बड़े साधु संतों ने आके अटेंड किया था, ये मान्यता है वहां। ठीक है। इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये हम लोग तय नहीं कर सकते, ये मान्यता है वहां के लोगों की कि पहली संगम जो मदुराई के अंदर हुई थी, उस संगम को यहाँ पे किसने पूरी तरीके से अटेंड किया था, वहां के गॉड्स और लेजेंडरी सेगास, मतलब जो बड़े बड़े उस समय के पुरोहित या साधु संत होते थे, उन सभी लोगों ने संगम को अटेंड किया होगा। मदुराई के संगम से हमें मिला क्या क्या, कौन सा वर्क मिले, कोई वर्क नहीं है, किसी तरीके का कोई हमारे पास में प्रूफ नहीं है कि ये संगम हुई थी या नहीं हुई थी, या इसके बारे में कोई लिटरेरी वर्क हमें रिटन में नहीं मिला जिसने ये प्रमाणित किया हो कि इस समय में एक संगम हुई थी। ठीक है। लेकिन हम मानते हैं मान्यता के आधार पर, इसलिए इतिहास में इसके बारे में लिखा है। तो हम पहली संगम किसको मानते हैं, मदुराई में, जिसको ईश्वर और वहां के साधु संतों ने अटेंड किया होगा। दूसरी पे चले आते हैं कपाटपुरम पे। कपाटपुरम की संगम को बड़े संख्या में पोइट्स ने अटेंड किया था, जो समय के महान कवि हुआ करते थे, उन कवियों ने आके यहाँ पे संगम को अटेंड किया था। ठीक है। तमिल कवि की बात हो रही है यहाँ पे, बड़े बड़े तमिल कवि, अभी एक एक कवि के बारे में भी आप देखना शुरू कर दोगे। यहाँ पे हमें कपाटपुरम से एक लिटरेरी वर्क मिला, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरी की पूरा वर्णन दिया गया है कि चोला, चेरा और पांड्या साम्राज्य किस किस तरीके के हुआ करते थे। ठीक है। और इस तमिल वर्ग को हम लोग बोलते हैं टोलकप्पियम। ठीक है। क्या बोला जाता है, टोलकप्पियम। टोलकप्पियम बेसिकली इसको लिखा गया है टोलकप्पियार के द्वारा। ठीक है। इसके राइटर कौन है, टोलकप्पियार। तो इन्होंने अपने नाम से ही इस लिटरेरी वर्क का नाम रख दिया था। टोलकप्पियार ने टोलकप्पियम लिखा, और इस टोलकप्पियम के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में
उनके वर्क्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। चल ठीक, तीसरे पे आते हैं। फिर मदुराई में एक और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, एक और काउंसिल हुई। इस मदुराई की काउंसिल को फिर से कई सारे पोइट्स ने या कई सारे कवियों ने अटेंड किया और इसमें कई सारे वर्क्स हमको देखने को मिले। ये अलग अलग तरीके के वर्क्स यहाँ पे देखने को मिले, जिसमें एक है इटुटोगे। ठीक है, अब ये नाम थोड़े अजीब अजीब है, देखिए है ना, मैंने बोला कि दक्षिण भारत के नाम थोड़े अजीब होंगे, उनको शायद हमारे यहाँ का नाम जो है वो अजीब लगते हैं, तो हमें उनके यहाँ के नाम अजीब लगते हैं, उनके लिए ये आसान है बोलना। ठीक है, इटुटोगई है, पट्टू पट्टू है। इसके बाद में ये अभी जो बेसिकली एक एक वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन से वर्क के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई। ठीक है, उसके बाद में पथेनी कनाकू करके है तीसरा। ठीक है, और उसके बाद में ये दो जो नीचे के लिटरेरी वर्क आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो लिटरेरी वर्क बेसिकली कौन से हैं? ये जैसे हमारे यहाँ की रामायण और महाभारत है उत्तर भारत की, दक्षिण भारत के अंदर भी ऐसी एपिक्स को कुछ बनाया गया और वो एपिक्स स्टोरीज से रिलेटेड थी। ठीक है, उन स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे सिलिपट्टिकरम और मनी मेघलई करके दो किताबें और लिखी गई। ठीक है, तो ये टोटल 5 किताबें आपको देखने को मिलेंगी, जो कब मिली? तीसरी वाली काउंसिल में, जब मदुराई के अंदर काउंसिल हो रही थी। ठीक है, ये तीनों काउंसिल का चित्रण बना लीजिए अपनी अपनी पुस्तकों के, नहीं कॉपी के ऊपर बना बना हुआ, इसका नहीं बना हुआ साहित्य है, ये एक साहित्य लिखा हुआ है। अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ये किताब लिखी गई है, एक तरीके का साहित्य लिखा गया जहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या किंगडम की पॉलिटिकल लाइफ और उनकी रिलीजियस लाइफ। हाँ, एक बुक, ये जितनी भी हैं सब ग्रंथ और बुक्स ही हैं सारी के सारी। ठीक है, हाँ क्या कर दो चरण को? हाँ रचना बताओ, ये तो फालतू बातें करना। क्या कह रही रचना, क्या हो गया? इसकी हाँ तमिल, सब तमिल में, सारी तमिल। अभी लिख लेना, सच में बता रहा हूँ, अभी याद हो जाएगा अगर लिख लोगे, है ना। अपने हाथों से खुद लिख लोगे तो याद हो जाएगा। अगर नहीं लिखोगे, नोट्स के भरोसे बैठे रहोगे तो याद नहीं होगा, है ना। अभी अपने हाथों से लिख लोगे तो जैसे भी जबान टेढ़ी करके बोल पा रहा हो वैसे बोल लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, झंडा लेके नहीं कहा। ठीक है, ये जो थे पांड्या एक राजा है, ठीक है, जिनके संरक्षण में इस तरीके की ये तीसरी वाली काउंसिल हुई थी, इसलिए इनका नाम यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, इनको लिख लो आप, इनका लिख लो, मुदाथिरुमरन नाम है इनका। और ये तीसरे वाले काउंसिल के कह सकते हो, इनके अंडर में ये पूरी काउंसिल हुई है और इनको इन्होंने इनके अंडर में हुई है, अध्यक्ष नहीं कहेंगे हमें, इनके अंडर में हुई है। ये राजा है, पांड्या राजा है। ठीक है, कहाँ पे? पट्टू पट्टू इसके नीचे पथीन की कनाकू, पथीन की कनाकू। अभी ये सारे जो 5 लिटरेरी वर्क है ना, इनके और डिवीजन है। ये तो आप 5 डिवीजन देख रहे हो ना, इसमें 10 डिवीजन, इसमें 18 डिवीजन, इसमें 12 डिवीजन, ऐसे और डिवीजन देखने को मिलेंगे। ये तो मेन ग्रंथ है,
उसके अलग अलग सीक्वेंस छोटे छोटे पार्ट्स और किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो मेजर 5 वर्ड्स मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। अभी याद होगा, सब याद होगा, टेंशन ना, सब याद होगा। सर ये एग्जाम में आएंगे? हाँ आए हैं और आते हैं, बहुत आते हैं। साउथ इंडिया तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर एग्जाम टिल्ट हो रहा है ना कहीं, तो साउथ इंडिया के क्वेश्चंस पे हो रहा है ना। हाँ टोल कपियम तो पूछा, पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा भी है। हाँ तो आते हैं ना, यही क्वेश्चन इसी सबसे रिलेट तो करते हैं। और सबसे ज्यादा इसका साहित्य आता है, इसकी पॉलिटिकल लाइफ भी इतनी नहीं आती जितना साहित्य आता है, ठीक है। हो गया नोट? ये नाम भी नोट कर लेना। ये इनके अंडर में हुआ था, पांड्या किंगडम, मुदती, मोरल थी, ठीक, डन। चलो आगे चलो। अब देखिए क्या क्या है डिस्कशन का पार्ट। अभी हम लोग ने बात करी 3 तरीके की कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है। 3 तरीके की कॉन्फ्रेंसेस से जो कॉमन चीजें निकल के आई उनकी बातें कर लेते हैं। कॉमन चीजें क्या क्या निकल के आई? एक तो टोलकपियम निकल के आई, ठीक है, एक किताब वहां की साहित्य टोलकपियम है, और उसके बाद 5 तरीके के ये साहित्य निकल के आए, ठीक है। अब सबके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा साहित्य किस किस के लिए इंपॉर्टेंट था, उन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग टोलकपियम की, तो टोलकपियम सबसे पुराना तमिल लिटरेचर, सबसे पुराना तमिल लिटरेचर किसको कहते हैं? टोलकपियम को बोला जाता है। मैं नॉर्थ इंडिया का सबसे पुराना लिटरेचर अगर आपसे पूछूं, आप क्या बताएंगे? उत्तर भारत का सबसे पुराना अगर कोई लिटरेचर है तो वो क्या है? वेदास, ठीक है। बेसिकली किसको बोला जाएगा? वेदास, और उसमें भी ऋग्वेद, ठीक है। किसको बोला जाएगा? ऋग्वेद, एक पर्टिकुलर नाम है ऋग्वेद, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम कोई साहित्य है तो वो था टोलकपियम, जिसको टोलकप्यार के द्वारा लिखा गया था। और इस पूरे के पूरे साहित्य के अंतर्गत जो बातें लिखी हैं, जैसा मैंने बताया, पॉलिटिकल लाइफ वहां की, रिलीजियस लाइफ जो कि सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, तो वो सारा का सारा वर्णन टोलकप्यार के अंदर हमें देखने को, टोलकपियम के अंदर देखने को मिलता है, जिसको टोलकप्यार ने लिखा, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर आते हैं। 5 तरीके के 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। सारे क्लासिफिकेशन के सब पार्ट्स हम लोगों को याद रखने होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन अब नहीं पूछता है कि तमिल लिटरेचर में इट्टू टोगई के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन, या इट्टू टोगई कहाँ की लिटरेचर है, ये सब नहीं पूछता है। आप पूछता है इट्टू टोगई के अंतर्गत आने वाले साहित्यों का नाम बताइए। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ साहित्य हैं, कुछ किताबें हैं, उनके बारे में वर्णन आता है, ठीक है। अब वो वर्णन देख लीजिए। उस वर्णन को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे सबसे पुराना तो तमिल लिटरेचर हटा दीजिए, इसके बाद में इट्टू टोगई को 8 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कितने? टोटल 8 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अभी हमने बोला मदुराई के अंदर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, और मदुराई की कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पे ये 5 तरीके के लिटरेरी वर्क हमको दिखे, ठीक है। ये 5 लिटरेरी वर्क दिखे, लेकिन ये 5 लिटरेरी वर्क तो मेजर वर्क है, इनके माइनर वर्क्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और वो माइनर वर्क्स की श्रृंखला ये है जो आपके सामने दिखाई देगी। मतलब सिर्फ इट्टू टोगई के 8 पार्ट्स हैं। कितने? 8। इट्टू टोगई 8 पार्ट में क्लासिफाई और होता है। और अब पूछा जाता है कि ये जो नरीनई है, नरीनई किसका पार्ट है, पूछा जाता है आपसे। तो नरीनई के अंतर्गत आपको इट्टू टोगई भी लिखा दिख जाएगा, मणिमेगलाई भी लिखा दिख जाएगा, पट्टू भी लिखा दिख जाएगा। तो किसका पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। इनके माइनर वर्क्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आपको ये 8 के 8 भी याद रखने, ठीक है। इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया ना कि जब मेजर का माइनर पूछा जा रहा है तो आपको माइनर भी रखने पड़ेंगे, है ना। इट्टू टोगई एक मेजर वर्क है, उस मेजर वर्क के ये 8 क्लासिफिकेशन है। इन 8 क्लासिफिकेशन को आप कैसे याद रखोगे? देखो मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देके रखी है, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से। सिर्फ डायग्राम को याद कर लेंगे अगर हम लोग, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ग इट्टू टोगई के पार्ट हुआ करते हैं। सिर्फ डायग्राम याद करना और कुछ याद नहीं करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नरीनई का पूरा नाम याद करो, नरीनई में सिर्फ नारी भी याद रह गया ना तो आपको पता चल जाएगा इट्टू टोगई का पार्ट है, ठीक है। तो सिर्फ अगर नारी भी याद रह गया तो हमें पता क्या चल जाएगा, इट्टू टोगई का पार्ट है। तो इसकी एक स्टोरी, बहुत ध्यान से हम स्टोरी को सुनेंगे। ध्यान देख के कोई स्टोरी समझ आ रही तुम लोग को? नाम नहीं, तो पुराने वालों से नहीं पूछ रहा, नए वाले बच्चों देखो समझाता हूँ, ठीक है। कि पुराने वाले सब पढ़ के बैठे फिर भी फेल हो जाते हैं। देखो
यहाँ पे बेसिकली 8 तरीके का क्लासिफिकेशन है और 8 तरीके की क्लासिफिकेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, पुराना पेड़ है। कैसा? एक पुराना पेड़ लिखा है, पुराना पेड़, ठीक है, एक पुराना पेड़ है। इस पुराने पेड़ के ऊपर काले अंगूर लगे हुए हैं। क्या लगे? काले अंगूर लगे हुए। एक पुराना पेड़ जिसके ऊपर काले अंगूर लगे हुए हैं। काले अंगूर जब लगे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर एक नारी आती है। ठीक है, ठीक, कौन आती है? एक नारी आती है। परी नाम की ये नारी है। नारी का नाम क्या है? परी। परी नाम की एक नारी आती है और नारी कोशिश करती है कि अंगूर छोले या अंगूर को तोड़। ठीक है, जैसे ही अंगूर तोड़ने के लिए इस पे हाथ लगाती है, इसको लगता है करंट। ठीक है, और जैसे ही इसको करंट लगता है, करंट लगने के बाद आग में ये जल जाती है और जल के नीचे गिर जाती है। ठीक है, कहानी समझे? ये कहानी पूरी की पूरी ये 8 नामों में लिखी हुई है। फिर से सुनो, पुराना पेड़ है, पुराने पेड़ के ऊपर आओगे अगर तो यहाँ पे दिखेगा आपको पुराना, ये दिख रहा है पुराना। ठीक है, पेड़ के ऊपर आओगे तो आपको ये पेड़ दिख रहा होगा। ठीक है, पेड़ दिख रहा होगा। शुरू के वर्ड्स याद रखने, पूरी कहानी के माध्यम से हमें याद हो जाएगा कि 8 तरीके के लिटरेरी वर्क कौन कौन से। पुराना पेड़ है जिसके ऊपर काले अंगूर लगे हुए हैं। अंगूरों के ऊपर अगर आओगे तो ये अंगूर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और अगर काले के ऊपर आओगे तो ये आपको कली टोकरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक नारी नाम की एक परी नाम की एक नारी। ठीक है, परी कहाँ पे आ जाएगा? परी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे परिपदल है। ठीक है, और नारी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? नारी नहीं। ठीक है, नारी नहीं या परिपदल में ये 2 नाम देखने को मिल गए। तो परी नाम की एक नारी है जिसने जब अंगूर छुआ तो उसको लगा करंट। करंट आपको कुरुंट हो गई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुरुंट हो गई, करंट लगा, करंट लगने के बाद आग में ये जल गई। ठीक है, आग में जलने के बाद अगर देखोगे तो ये आ जाएगी आगनूर। ठीक है, और आग में जलने के बाद में ये गिर पड़ी। ठीक है, गिर पड़ी की बात करो तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी याद रख सकते हो, पड़ी या यहाँ पे आप पेड़ के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है जिसके माध्यम से आपको ये 8 के 8 लिटरेरी वर्क याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एक पेड़ है। ठीक है, उसमें परी नाम की एक नारी, ठीक, और वो परी नाम की नारी अंगूर तोड़ना चाहती है। अंगूर तोड़ते समय उसको करंट लगता है। करंट लगने की वजह से वो आग की तरह जल के गिर जाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी कहानी याद रखनी है और आपको इटुट हो गई कि 8 के 8 लिटरेरी वर्क याद हो जाएगी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा नाम याद करो, जरूरी नहीं है पूरा नाम याद करने की, सिर्फ ये 8 वर्ड्स याद कर लो, आपको पूरा का पूरा कहानी याद हो जाएगी। ठीक है, किसी को कुछ नोट करना है इस बारे में? करना? कर लिया? तो ये 8 नाम नोट कर लो। इटुट हो गई कि 8 पार्ट नोट कर लो, 8 नाम नोट कर लो। इटुट हो गई कि 8 नाम ये नोट कर लो। कहानी याद रखना, अपने हिसाब से बना लेना, जैसे सीरियल वाइज याद करना है। नहीं ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाए। कैसे भी इटुट हो गई के अंतर्गत बस ये 8 तरीके के लिटरेरी वर्क है, बस इतना याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि यही पूछा जाता है कि 8 वो लिटरेरी वर्क कौन कौन से। और ये नंबर भी याद रखिएगा, संख्या भी पूछी गई है कई बार। इटुट हो गई में कितने माइनर वर्क्स हैं? 8। ठीक है, ऐसी संख्या भी पूछी गई है तो ध्यान रखिएगा। सोलकपियम सिर्फ अकेला एक तमिल ग्रामर है। ठीक है, उसको तो अकेला याद रखना है। इटुट हो गई में 8 वर्ग है, ये 8 वर्ग आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो 8 पार्ट्स को, फिर अगले पे आते हैं पट्टू पट्टू पे। पथीनी की कनाको, पथीनी की कनाको, पथीनी की कनाको, कनाको नहीं कनाको, पथीनी की कनाको, लिख लिया। अपने लैंग्वेज में जिसको जो स्टोरी लिखनी है वो स्टोरी लिख लेना। ठीक है, जिसको जिस नाम से, जैसे आपने अगर ये पूरा नाम लिखा तो इसके आगे डैश लगा के अंगूर लिख लो, आपको याद रहेगा। इसको हम लोग को अंगूर के नाम से याद रखना। ठीक है, इसको लिखा तो इसके आगे नारी लिख लेना, तो आपको नारी के नाम से याद रखना। तो डैश लगा के ऐसे शब्दों को याद कर लोगे तो आपको याद रहेगा। बाकी ये इमेजिनेशन तो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से आपके दिमाग में ये इमेजिनेशन रहे। ठीक, चलिए आगे, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर अगला जो है बेसिकली उसके अंदर पट्टू पट्टू है, और पट्टू पट्टू में क्लासिफिकेशन 10 वर्जन का है। ठीक है, यहाँ पे कितने का था? 8 वर्जन का था। 8 साहित्य थे जो मिनी साहित्य के तौर पर काउंट होते हैं। यहाँ कितने टोटल 10 साहित्य हैं जो यहाँ पर हम लोग को याद करने हैं। ठीक है, तो पट्टू पट्टू के अंदर ये 10 साहित्य कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, अभी देखिए चेरास से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य इसी के अंदर था जिसको हम लोग पडीरू पट्टू बोलते हैं। ठीक है, पडीरू पट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड था? चेरास से। तो आप लोग वहां सर्किल करके इसको लिख लीजिए, डैश लगा के, वो चेरास से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है। मतलब चेरास के समय की जितनी घटनाएं हैं वो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिली, क्योंकि पूछा गया चेरास के समय का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क रहा है, तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, पडीरू पट्टू। ठीक है, चलिए इसके बाद में पट्टू पट्टू के अंदर 10 तरीके के क्लासिफिकेशन है, और इन 10 तरीके के क्लासिफिकेशन को अब हम लोग फिर एक स्टोरी के माध्यम से याद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो याद होने से तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी के माध्यम से याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस पूरे डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग कहानी को समझना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक यहाँ ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उस ऑब्जेक्ट को देख लीजिए। ठीक है, फिर कहानी शुरू करें। देखिए मदुराई की बात हो रही है। मदुराई आप लोग जानते हैं, मदुराई के अंदर हम लोग ने देखा था तीसरा और पहला वाला संगम हुआ था। ठीक है, मदुराई एक जगह है, मदुराई के अंदर एक परंपरा है। क्या है? परंपरा। मदुराई के अंदर एक परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत वहां एक ईश्वर है। ठीक है, वहां एक ईश्वर है जिनको महापुरुष वहां का बोला जाता है, जिसको आप पौरुन के नाम से याद रख सकते हो। एक ईश्वर है वहां पे जिनका नाम है तिरुमुरुगन। ठीक है, तिरुमुरुगन याद रखना पड़ेगा आपको, वहां के ईश्वर का नाम भी तिरुमुरुगन है, बहुत पूजे जाते हैं वहां। ठीक है, मदुराई के अंदर एक परंपरा है कि वहां के एक ईश्वर है पौरुन तिरुमुरुगन, जिनकी पूजा या उपासना करने के लिए लोग जब भी वहां पे जाते हैं तो उनको किस तरीके से पूजा उपासना करनी पड़ती है उसका एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मदुराई के अंदर एक परंपरा है, वहां के एक ईश्वर है पौरुन तिरुमुरुगन। ठीक है, उनकी जब भी हम लोग उपासना या पूजा करने जाते हैं तो वहां पे सिर के बल झुकना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सिरों को ना दिख रहा होगा, सिर के बल झुकना पड़ता है, और जब हम सिर के बल झुक के वहां पर उनकी उपासना करते हैं तो उपासना के साथ साथ में हमें कुछ चीजों को वहां पे न्योछावर करना पड़ता है या दान करना पड़ता है। वो चीजें जो हम न्योछावर या दान करते हैं उनके नाम नीचे लिखे हुए। ठीक है, जब भी आप इन ईश्वर की पूजा करने के लिए वहां पे जाओगे, अपने साथ आप फूल मालाएं वगैरह नहीं लेके जाओगे, ये 5 ऑब्जेक्ट लेके जाओगे जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कलौंजी, जिसको करौंजी करके लिखा हुआ, कलौंजी से याद रख लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कलौंजी या करौंजी लिखा हुआ, हम लोग इसको कैसे याद रख लेंगे? कलौंजी। ठीक है, कलौंजी लेके जाते हैं। दूसरा एक है पुदीना का पत्ता लेके जाते हैं। ठीक है, पतीना जिसको बोलते हैं, क्या लेके जाते हैं? पुदीना का एक पत्ता लेके जाते हैं, पुदीने के पत्ते इकट्ठे करते लोग लेके चले जाते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज मूली लेके जाते हैं। ठीक है, मूली, अभी आपको नाम यहाँ पे दिखाई देगा, मूली पट्टू। ठीक है, क्या लेके जाते हैं? मूली लेके जाते हैं। ठीक है, और चौथी चीज जो है ये यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट मिठाई है, साउथ में बहुत पॉपुलर मिठाई के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेदुनाल वदाई। ठीक है, नेदुनाल वदाई वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट मिठाई है। चौथी चीज अगर यहाँ से लेके जाते हैं तो नेदुनाल वदाई लेके जाते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बची, वो चीज यहाँ पे बची जो लास्ट वाला नाम है, वो नाम यहाँ पे बचा, वो है मलाई कोफ्ता। ठीक है, मलाई कोफ्ता समझते तुम लोग? ठीक है, मलाई कोफ्ता खाया हुआ कभी, है ना? तो मलाई कोफ्ता भी साथ में जाके न्योछावर किया जाता है। तो ये मलाई के नाम से आप लोग याद रख लोगे 5वां वाला। तो हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करना शुरू करें तो फिर से एक बार बता दें, मदुराई एक जगह है, वहां पे एक परंपरा है। वो परंपरा क्या है कि वहां के जो ईश्वर है पौरुन तिरुमुरुगन, वो उनकी उपासना करने की एक परंपरा है। वहां पे क्या परंपरा है कि पहले सिर मस्तक, मतलब सिर के बल झुकोगे वहां पे जाके, और साथ साथ में क्या क्या चीजें लेके जाओगे जो आपको उन्हें न्योछावर करनी रहेगी। उसके अंदर एक कलौंजी की बात कर ली हम लोग ने, दूसरी पुदीना के पत्तों की बातें कर ली, तीसरा मूली की बातें कर ली, चौथा नेदुनाल वदाई की बात कर ली, और 5वां मलाई कोफ्ता की बात कर ली। तो ये 5 तरीके की चीजें आप उनके सामने जब जाके रखोगे तब जाके वो ईश्वर प्रसन्न होंगे, तब जाके आपको वहां पे पूजा या अर्चना करने का जो भी है ना, रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें आप लोग नहीं करते हो
ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप लोग नहीं करते हो, अब आपको ये कैसे याद रहेगा ये 10 के 10 ऑब्जेक्ट पट्टू पट्टू से रिलेटेड है, ये कैसे याद? चलो 10 के 10 ऑब्जेक्ट कहानी के माध्यम से याद होगा, ठीक है। लेकिन ये पट्टू पट्टू से ही रिलेटेड है, कहीं इसको तुम लोग टूटोगे में ना लगा के आ जाओ। ये कैसे याद रखोगे कि अगर ये सारी चीजें तुम लोगों ने नहीं करी तो तुम लोग को पट्टू पट्टू मार भी पड़ेगी, है ना। अगला जो है बेसिकली वो पट्टू पट्टू मार भी पड़ेगी। तो अब इस स्टोरी को इस तरीके से मेंशन कर लो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 10 के 10 नाम लिखो और 10 के 10 नाम के आगे डैश लगा लगा के शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेना कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। पट्टू पट्टू में 10 है, ऐसे याद रहेगा, तुम्हें ऐसे याद रहेगा, हो जाएगा। ये पट्टू का नंबर है, तो 7 है, इसमें 7 है। एक मलाई तो वो नहीं बनाई ना, नहीं तो 3 नहीं बनाई ना, 10 देख रहे हैं पहले नाम के आगे डैश लगा के लिखना ना, अन्ना मलाई लिखो ना पहले। दूसरे नाम के आगे लिखिए ना कॉलम, ठीक है। तीसरे के आगे डैश लगा के शुरू करना लिखना। चौथे के आगे परंपरा वर्ड लिख लेना, चौथे नाम के आगे डैश लगा के परंपरा लिख लेना, पांचवें के आगे डैश लगा के मूली लिख लेना, ठीक है। हाँ, छठे के आगे तो नाम लिखा हुआ ही है, वहां की मिठाई भी है, ठीक है, वही लिख लेना। उसके बाद में अगले के आगे डैश लगा के लिख लेना मदुरई, आगे डैश लगा के लिख लेना मदुरई, उसके आगे डैश लगा के अगला वर्ड जो है लिख लेना कलौंजी, ठीक है। उसके आगे लिख लेना अगला वाला जो है पटीना पलाई के आगे पुदीने की पत्ती, ठीक है। और लास्ट में आगे डैश लगा के लिख लेना मलाई कोफ्ता, लास्ट में डैश लगा के लिख लेना मलाई कोफ्ता। ऐसे इस कहानी को पूरा का पूरा आप लोग याद रख सकते। हाँ, फर्स्ट वाले में क्या बोला था? हाँ? फर्स्ट वाले में डैश लगा के लिखना है तिरुमुरुगन, तिरुमुरुगन ये जो नाम लिखा है तिरुमुरुगन, हाँ तिरुमुरुगन। सेकंड वाले में लिखना है पौरव, सेकंड वाले में पौरव ये लिखा है ऊपर जो पौरव लिखा हुआ है। और थर्ड में तीसरे वाले में लिखा हुआ है सिरुपना, लिख लो ये वाला नाम सिरुपना। चौथे में डैश लगा के लिख लो परंपरा, चौथे में लिख लो परंपरा। हाँ, पांचवा मोली लिख लो, छठा इसमें तो ये मिठाई का नाम ही है, सामने सेम आ जाएगा। उसके बाद में मदुरई नाम लिख लो, यहाँ पे जगह का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कलौंजी लिख लेना, ठीक है। यहाँ चाय की आज बहुत जगह बस हो गया सर। कलौंजी, ठीक है, हो गया। नाश्ते के लिए मिठाई है, मलाई कोफ्ता है, कलौंजी है, और सब हम ऐसे ही चाय पी लेंगे। इसमें छठे में तुम लाए हो तो कुछ दे दो ना, थैंक यू सो मच। चलिए आगे देखिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो यहाँ पट्टू पट्टू की बात जो कर रहे हैं, ये पट्टू पट्टू रिलेट किससे करता है? बेसिकली ये 10 वर्सेस है। वर्सेस का मतलब इसे तमिल भाषा में इडिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इडिल बोला जाता है। इडिल का मतलब होता है शॉर्ट प्रोज या शॉर्ट राइटिंग। जब इंसान लिखता है ना, कुछ कहानियों को लिखता है, तो वो कहानियां या शॉर्ट राइटिंग या प्रेस को इडिल बोला जाता है। तो ये 10 क्या है? इडिल्स, ठीक है। तो 10 इडिल है यहाँ पे, 10 इडिल का यहाँ पे वर्णन किया गया। पट्टू पट्टू के बाद में अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स और हैं। ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये चोला से रिलेटेड है और ये पांड्या से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपको तीनों किंगडम की 3 इंपॉर्टेंट किताबें पता चल गई होंगी। पहली चेराज से रिलेटेड वहां बात कर ली थी हम लोग ने, ठीक है। और मदुराई वाली पांड्या से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो पटीना पलाई है वो चोला से रिलेटेड है। पांड्या
ठीक है, हो गया। सही बुक्स नेम है ना। हाँ हाँ तुम जिसके पीछे पड़ो उस पर भी आ पिछले साल में तुम्हारा क्रश ही नहीं खत्म हो रहा है। चलो देखिए, पतीने की कनाकू, अगला जो पार्ट है वो है पतीने की कनाकू। ये नाम नोट कर लो, पांड्या से रिलेटेड और जोड़ा से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझने की कोशिश करिए। हम लोग ने अभी तक 3 तरीके के लिटरेरी वर्क पढ़ लिए, जिसके अंदर टोलकाप्पियम एक ग्रामर, तमिल ग्रामर, जिसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी की बातें की गई है। उसके बाद अगर इटिटो गई और पट्टू पट्टू की बात करें तो ये दोनों नैरेटिव टेक्स्ट है। नैरेटिव टेक्स्ट का मतलब होता है जहाँ के जिस किताबों के अंदर वहाँ के राजाओं के योद्धाओं की लड़ाइयों के बारे में वर्णन किया जाता है, या फिर वहाँ पे लव स्टोरीज के बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी लव स्टोरीज इन सब किताबों में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो वहाँ के युद्ध और वहाँ के जो प्रेम प्रसंग थे सारे के सारे इन दोनों किताबों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जितने भी किताबें इनके वर्णन दिए गए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये जो लव अफेयर्स है वो भी इसके अंदर है। वेलर मतलब यहाँ जितने भी आपसी संघर्ष थे वो भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जितने लव अफेयर्स है उनको अहम बोला जाता है। तमिल भाषा में क्या बोला जाता है? अहम। इन किताबों के अंदर किस चीज का वर्णन दिया गया? अहम का दिया गया। वहाँ लव अफेयर्स वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, ना लव लिखा हुआ आएगा, वहाँ क्या आएगा? अहम वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ किसका वर्णन किया गया? अहम का। दूसरा वर्णन पूरम का किया गया। पूरम का मतलब आपसी संघर्ष या जो आपस में रंजिशें या लड़ाइयाँ होती थी उनको पूरम बोला जाता था। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। तीसरी बात, पतीने की कनाकू की अगर हम लोग बात करें, ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्स्ट है या फिर वो ऐसी किताब है जिसके अंदर एथिक्स और मॉरलिटी की बात की गई है। इसके बारे में बताया गया, नैतिकता के बारे में बताया गया है वहाँ की, और मॉरलिटी के बारे में, मतलब वहाँ आपको कार्य किस तरीके के करने चाहिए उन मॉरल्स को लिखा गया। ठीक है, उन सिद्धांतों को वहाँ पे मेंशन किया गया। तो पतीने की कनाकू के अंदर टोटल 18 किताबें हैं। कितनी? 18। यहाँ तो 8 याद करेंगे, यहाँ 10 याद करेंगे। अब यहाँ कितनी है? 18 किताबें। लेकिन ये 18 किताबें ऊपर वाले का शुक्र है याद नहीं करनी है। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक किताब याद करनी है, जो किताब आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है, जिसका नाम है तिरुकुरल। ठीक है, क्या नाम है इस किताब का? तिरुकुरल। तिरुकुरल के राइटर भी जो है तिरुवल्लुर है। ठीक है, इनके राइटर इन्हीं की किताब से मैच करते हुए तो हमें राइटर भी याद हो जाते हैं। तिरुकुरल के राइटर तिरुवल्लुर। ठीक है, और इसको याद कैसे करोगे आप लोग? ये ट्रक बना हुआ है ना, ट्रक बना हुआ। अगर आपको ये याद करना है कि ये किताब इससे रिलेट कैसे करती है, पतीने की कनाकू की किताब है। ठीक है, कौन सी? तिरुकुरल। तो कैसे याद करोगे? तिरुकुरल से ट्रक याद कर लो। शुरू के लाइन दिख रहा है, ट्रक बना हुआ, और ट्रक चलता है किसके ऊपर? पथ के ऊपर चलता है। ठीक है, तो एक पथ के ऊपर एक ट्रक चल रहा है। ये पतीने की कनाकू की किताब है तिरुकुरल। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग याद कर सकते। बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल याद करा रहा हूँ जैसे मैंने किए। ठीक है, वो इसके अंदर एकदम मिक्सचर नहीं है, पूरा डिटेल में वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने अपने टाइम में याद किए थे। जिससे मुझे याद हो गए तो मुझे पता तुम लोग को भी याद हो जाएंगे, है ना। मतलब मुझसे बुरे तो नहीं होंगे तुम लोग। ठीक है, तो तुम लोग को भी याद हो जाएंगे। जब मुझे उस समय में याद हो गए तो तुम लोग को भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पथ है जिसके ऊपर एक ट्रक चल रहा है। तो पतीने की कनाकू की इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? तिरुकुरल। और किस राइटर ने लिखी है? तिरुवल्लुर ने लिखी है। ठीक है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड। लिख लो इस किताब का नाम भी, फिर बड़ी अच्छी एथिक्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अभी तक के 4 लिटरेरी वर्क आई थिंक सबको याद हो गए होंगे। ठीक है, 4 लिटरेरी वर्क। अगर हम लोग टोलकाप्पियम की बात करें तो टोलकाप्पियार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत वहाँ की सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल लाइफ है।
उट्टुट हो गई कि 8 वर्जन आप लोग को याद होगा, अंगूर, नारी, परी, वो सब याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पट्टू की बात करी, पट्टू के टोटल 10 यहाँ पे जो वर्क है वो भी आपको याद हो गए होंगे, पौरव परंपरा के नाम से वो सब याद हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में पत्तिनेकी का नाको भी मैंने आपको याद करा दिया, जिसके अंदर तिरुकुरल नाम की किताब है, जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जिसका इंतजार सदियों से चलन कर रहे थे, ठीक है, उस किताब के ऊपर आते हैं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और इस किताब के अंदर वहाँ की एपिक्स और कहानियों के बारे में लिखा गया है। और वहाँ की कहानी, जैसा मैंने बोला कि वहाँ की जो कहानियां काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की, वो पसंद करने के पीछे के कारण होते थे, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बनाते थे वो लोग, ठीक है। कहानी इंटरेस्टिंग होती थी और वो इतिहास से रिलेटेड होती थी, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंसेस उसमें देखने को मिलते थे, जिस वजह से वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी। पॉलिटिकल लाइफ तो है ही है, साथ ही साथ में ये भी पता चल जाता था कि पॉलिटिकल लाइफ के साथ साथ में वहां के लोगों की रिलीजियस या सोशो इकोनॉमिक लाइफ भी कैसी होती थी, ठीक है। तो इस किताब के अंदर जो यहाँ पे हमको शिलापट्टिगरम दिख रही है, इस शिलापट्टिगरम के अंदर एक लव स्टोरी है, क्या है? एक लव स्टोरी है। और इस लव स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है और इसके राइटर कौन थे, ये सब चीजें एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, बस देखते चलो इमेजेस को, ठीक है। चलो, ये 2 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक का नाम है कन्नगी और एक का नाम है कोवलम, ठीक है। ऊपर आपको एक किंगडम दिखाई दे रही होगी, चोला किंगडम के अंदर 2 लोग रहा करते थे, जिसमें एक का नाम था कन्नगी महिला दिखाई दे ही रही होंगी आपको, पिक्चर से दिख रही होंगी अगर नाम से ना समझ आ रहा हो, ठीक है। और उसके बाद में कोवलम एक यहाँ पर दूसरे व्यक्ति है। तो कन्नगी और कोवलम की एक लव स्टोरी है जिसको शिलापट्टिगरम के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जाए शिलापट्टिगरम के अंदर कौन सी स्टोरी मेंशन है, तो कोवलम और कन्नगी की स्टोरी यहाँ पे मेंशन की गई है। कोवलम और कन्नगी की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब कहानी आगे शुरू होती है। यहाँ पे एक और स्टोरी में नया एंगल है माधवी का, ठीक है। माधवी इस समय में नर्तकी थी, माधवी के पास में कोवलम चले आते हैं, किसको छोड़ के? कन्नगी को छोड़ के, ठीक है। टुकरा के मेरा इंतजाम देखिए, अभी आएगा वो भी आएगा, ठीक है। तो अभी कन्नगी को छोड़ के यहाँ पर कौन चलाता है? कोवलम चलाता है। किसके पास चलाता है? माधवी के पास चलाता है। क्या कहना चाह रहा है? हाँ, और क्या? अरे तुम्हारा क्या शास्त्र खत्म है जो पिछले साल से बना हुआ था, ठीक। कन्नगी को छोड़कर बेसिकली माधवी के पास में कौन चलाता है? कोवलम चलाता है। इस समय चोला एम्पायर की बहुत बड़ी एक नर्तकी थी जिसके पास में ये चले जाते हैं, ठीक है। कोवलम आके माधवी से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, कन्नगी को छोड़ देता है, जिसके बाद में यहाँ इनकी एक बेटी होती है, ठीक है। एक बेटी होती है जिसका नाम अभी आगे आपको सुनाई देगा, मेघमलाई करके अभी नाम देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इनका नाम अभी इंपॉर्टेंट है, मेघमलाई फिलहाल था। तो कोवलम और माधवी की एक बेटी हो जाती है, ठीक है। थोड़े समय बाद में अच्छा खासा सब कुछ जा रहा था, ठीक ठाक चीजें जा रही थी। कन्नगी यहाँ काफी परेशान थी, दुखी थी, ठीक है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया में बताती घूम रही थी, धोखा मिला मुझे प्यार में, है ना, ये सारी बातें कहती घूम रही थी। ये बात कहीं ना कहीं किसके कानों तक पड़ जाती है? कोवलम के कानों तक पड़ जाती है। कोवलम को रियलाइज होता है मैंने गलती करी, कोवलम वापस कहाँ चला जाता है? चला जाता, ठीक है। मतलब कोवलम पहले कन्नगी के पास था, छोड़ के कहाँ पहुंचा? माधवी के पास में। अब माधवी और उसकी बेटी दोनों को छोड़ के कहाँ चला गया? वापस कन्नगी के पास में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे माधवी जो है वो अपनी बेटी को लेके किस तरीके से अपने पूरे के पूरे चोला एम्पायर के अंदर कितने स्ट्रगल से अपनी बेटी को पालती है, वो एक स्ट्रगल की कहानी एक अलग किताब के अंदर है, ठीक है। लेकिन अभी जो स्टोरी की बात कर रहे हैं हम लोग, इस स्टोरी के अंदर कन्नगी और कोवलम वापस मिल गए। कोवलम को अपनी गलती का रियलाइज होता है और गलती का रियलाइज होने के बाद में दोनों साथ में आ जाते हैं और वापस से साथ में रहने लगते हैं। लेकिन अब कन्नगी को रियलाइज होता है कि हमें चोला एम्पायर में रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं, ठीक है। हो सकता है कल फिर माधवी के ऊपर चला जाए वापस से, है ना। तो ये क्या करती हैं? ये इनको लेके चली जाती है यहाँ से, और इनको लेके चली जाती है मदुरई में। कहाँ चली जाती है? मदुरई। मदुरई के अंदर कन्नगी और कोवलम दोनों चले जाते हैं। और मदुरई किसकी राजधानी है? कौन से किंगडम की? पांड्या। किसकी? पांड्या। तो चोला से निकल के ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? पांड्या किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो मदुरई के अंदर ये दोनों पहुंच गए। पहुंचने के बाद में अब भाई वर्क नहीं है, कोई काम धंधा है नहीं, कुछ कैसे अपना परिवार पालेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे। तो क्या होता है, कन्नगी जो होती है
कन्नगी इनको अपना जितना भी जेवर होता है, जितने भी ज्वेलरीज होती हैं, वो सब उठा के कन्नगी किसको दे देती है? कोवलम को दे देती है। और कोवलम से कहती है इसको बेच दो जाके मार्केट में, और तुम्हें अपना जो व्यवसाय शुरू करना हो वो व्यवसाय उससे शुरू कर लेना। ये अपनी ज्वेलरी उठा के किसको दे देती है? कोवलम को दे देती है। मदुरई के अंदर पांड्या किंगडम थी उस समय। अनफॉर्चुनेटली एक चीज वहां पे क्या होती है कि पांड्या जो किंग थे इस समय, नेदुचेलियन, ठीक है, नेदुचेलियन अभी आगे बात करेंगे। ये पांड्या किंग थे, इसी समय इनकी वाइफ की एक ज्वेलरी गुम गई होती है, ठीक है। क्या होता है? इनकी वाइफ की एक ज्वेलरी गुम गई होती है, और वो ज्वेलरी भी सेम होती है जैसी ज्वेलरी किसके पास में थी? कन्नगी के पास में थी। अब ये मैच हो गया। मैच होने के बाद में नेदुचेलियन की वाइफ इनके पूरी तरीके से इनके पीछे पड़ी है कि मेरी ज्वेलरी चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से ज्वेलरी चाहिए। तो ये किसके पीछे पड़ जाएंगे? अपने सारे के सारे सिपाहियों के पीछे, ठीक है। जाओ ढूंढ के लाओ कहीं से भी ज्वेलरी। वो पता चलता है कोवलम के पास में ज्वेलरी कुछ दिखाई देती है। कोवलम मार्केट में बेचने आए हुए होते हैं उसे अपने व्यवसाय करने के लिए। सिपाही पकड़ लाते हैं इसको, कहते हैं इसके पास में थी आपकी ज्वेलरी, यही चुरा के भागा था, ठीक है। अब ये उठा के लाते हैं पांड्या किंगडम के सामने, मतलब नेदुचेलियन के सामने इसको उठा के लाए, और उठा के लाने के बाद में इनको पेश करते हैं। ये इतना नाराज होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम करके रखा था, अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और पनिशमेंट के तौर पर क्या होता है कि ये इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। कोवलम की क्या होती है? यहाँ पे हत्या हो जाती है। कोवलम की हत्या लगभग पूरे इतिहास में इतनी खतरनाक हत्या आपने नहीं देखी होगी जिसके बाद ऐसा प्रमाण देखने को मिला। अभी आगे देखो प्रमाण क्या हुआ। कोवलम की हत्या किसने कर दी? नेदुचेलियन ने कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ये ज्वेलरी चुरा के भागा था उनकी रानी की। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं था उन्हीं की ज्वेलरी चुराई है, ज्वेलरी तो कन्नगी ने दी थी इसको, अब वो मिल रही थी उससे, तो इसमें इसकी क्या करती है? इसने क्या करा? इसकी हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद में कन्नगी को ये बात पता चलती है। जैसे ही कन्नगी को ये बात पता चलती है, कन्नगी यहाँ पे आती है इस राजा के पास में, और राजा के पास में आके उसको श्राप देती है। श्राप ऐसा था कि लगभग पूरे पांड्या एम्पायर जल के भस्म हो जाएगा आज ही के दिन, क्योंकि तुमने मेरे पति की हत्या कर दी जो निर्दोष था, ठीक है। और ऐसा ही होता है, पूरा का पूरा पांड्या एम्पायर उसी दिन जल के भस्म, क्योंकि इसकी कोई हत्या कर जाता है सेम डे उसी दिन क्या होता है, इस किंग की नेदुचेलियन की कोई हत्या कर जाता है। मतलब कन्नगी का श्राप लग जाता है नेदुचेलियन को, जिसकी वजह से नेदुचेलियन यहाँ पे मारा जाता है, ठीक है। अब ये कहानी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, ठीक है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? कन्नगी और कोवलम से शुरू हुई थी, ठीक है। कन्नगी और कोवलम में एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा कन्नगी का आता है फाइनल निकल के, कि कन्नगी ओवरऑल आके क्या करती है, इनको श्राप देती है, जिससे पांड्या किंगडम पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है। एक समय में बोला जाता था कि इन 3 किंगडम में सबसे महानतम किंगडम कौन थी? पांड्या किंगडम थी। पांड्या किंगडम को किसी राजा के अटैक से नहीं खत्म किया गया, किसी दूसरे एम्पायर ने नहीं खत्म करा, वहां एक साधारण सी महिला ने आके श्राप दिया, जिसके माध्यम से पूरा एम्पायर विनाश हो गया, ठीक है। ये यहाँ की स्टोरी है जो कहाँ पे लिखी हुई है? शिलापट्टिकरम के अंदर ये बात लिखी हुई है, ये पूरी स्टोरी वहां पे मेंशन की गई है। अब आगे की कहानी सुनो। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी ये होती है कि ये इनको पूरी तरीके से पांड्या किंगडम को तबाह बर्बाद करके कहाँ चली जाती है? चेरा किंगडम की तरफ चली जाती है। चेरा किंगडम में एक जंगल होता है, वहां पे जाके संन्यास ले लेती है, और एक समय आता है कि अपने प्राण त्याग देती है, ठीक है। प्राण त्याग दिया, प्राण त्यागने के बाद में ये चेरा किंगडम में क्योंकि अपने प्राण त्यागती हैं, तो इस समय में 2nd सेंचुरी में एक राजा आता है चेरा किंगडम का, जिसका नाम था चेरन सेनगुप्तम, ठीक है। ये चेरन सेनगुप्तम क्या करते हैं आगे, इनको आके जो कन्नगी की स्टोरी है, जब इस कन्नगी की स्टोरी को सुनते हैं तो कन्नगी की स्टोरी को सुन के इसको बोल देते हैं कि ये यहाँ की देवी थी, कोई सामान्य महिला ये काम नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? एक देवी ये कार्य कर सकती है। तो इन्होंने क्या करा, उसको देवी बनाते हुए उनकी एक मूर्ति बनवाई, और उस मूर्ति के बनवाते समय उसको एक नाम दे दिया कि आज से दक्षिण भारत में एक संप्रदाय और माना जाएगा। अभी तक तुम लोग शैविज्म को मानते थे, शैव संप्रदाय को, अभी तक तुम लोग
वैष्णव संप्रदाय को मानता था। अब एक संप्रदाय और है जिसको पत्नी संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा। क्या बोला गया? पत्नी संप्रदाय के नाम से अब एक नया संप्रदाय किसने बना दिया? चेरन सेनगुप्तवम ने बना दिया, क्योंकि ये कन्नगी की स्टोरी से इंस्पायर थे और इन्होंने ये पूरा का पूरा कल्ट जब बनाया, ये संप्रदाय बनाया था, तो इन्होंने ये भी बोला था कि सब लोग आके कन्नगी की पूजा करेंगे, उनकी प्रार्थना करा करेंगे, क्योंकि कन्नगी की स्टोरी विनाश जिस तरीके से उन्होंने पांड्या एम्पायर का कर दिया वो कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता, एक श्राप के माध्यम से कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला, ये सारी की सारी स्टोरी लिखने वाला था कौन? बेसिकली ये था चेरन सेनगुप्तवम का भाई, जिसका नाम है इलांगो एडिगल। ठीक है, इलांगो एडिगल ने ये पूरी की पूरी स्टोरी लिखी है, जिसको हम लोग शिलापट्टिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये स्टोरी कितनी रियल है, कितनी वास्तविक है, या इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, ये सब बातें तो ये अच्छे से जानते होंगे इलांगो एडिगल, है ना, या हो सकता है चेरन सेनगुप्तवम अच्छे से जानते हो कितनी इस सब में सच्चाई है। ये भी हो सकता है पत्नी कल्ट या पत्नी संप्रदाय को ये उजागर करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक स्टोरी बनाई हो पूरी, और उस स्टोरी को इस पूरे के पूरे शिलापट्टिकरण के माध्यम से दिखाया होगा, है ना। तो ये पूरी स्टोरी किसने लिखी है? इलांगो एडिगल ने। इलांगो एडिगल है कौन? ये है चेरन सेनगुप्तवम का भाई। बात आगे समझ क्लियर है? ये पूरी स्टोरी कहाँ पे लिखी हुई है? ये हम देख रहे हैं शिलापट्टिकरण में लिखी हुई। अब इस स्टोरी को तो नहीं लिखना, आपको कुछ फैक्ट लिख लीजिए इससे रिलेटेड। इसका नाम लिखिए, किताब का नाम लिखिए यहाँ पे शिलापट्टिकरण। शिलापट्टिकरण में डैश लगा के लिखिए स्टोरी ऑफ कन्नगी और कोवलम। स्टोरी ऑफ कन्नगी और कोवलम। देखिए, लिख लिया स्टोरी ऑफ कन्नगी और कोवलम। ठीक, उसके बाद में इसमें डैश लगा के लिख लेना। राइटर का नाम लिख लो, इलांगो एडिगल। राइटर का नाम लिख लो, इलांगो एडिगल। स्टोरी ऑफ कन्नगी और कोवलम। कन्नगी और कोवलम की कहानी। इसके बाद में नाम लिख लो, इलांगो एडिगल। ये लिखा है इलांगो एडिगल, राइटर का नाम। राइटर का नाम इलांगो एडिगल। उसके बाद नीचे लिख लेना इनका नाम, चेरन सेनगुप्तवम। चेरन सेनगुप्तवम, उसमें डैश लगा के लिखना चेरा के राजा। हाँ, जैसे मानवी और कन्नगी थी, वो एक साथ है कैसे? ठीक है, तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बड़े भागी वाले क्वेश्चन, बगावत कराने वाले। मतलब एक पहले राजाओं की दो बीवी थी, तो ये राजा है। हमने बात कब करी कि कोवलम राजा है? राजा वाली बात नहीं, मतलब होती है एक मैच में दो तलवार कैसे कैसे रह पहले रहती थी। जो ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, वो होता था ऐसा, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं था, ठीक प्रोसेस नहीं माना था। राजा अपने दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, या कहीं ना कहीं कह सकते हो आप अपने राजस्व की वजह से उसको ले लेते एम्पायर के, सारी रानियों से शादी कर लेते, ऐसा होता है। पावर की वजह से कर लेते थे। एथिकल थोड़ी था, अनएथिकल था। अभी आ रहे हैं उसको, बेटी पे भी आ रहे हैं। बेटी मर चुकी, बेटी मर चुकी बहुत पहले। ठीक है, इसके बाद चेरन सेनगुप्तवम करके लिख लो। इसके आगे चेरा किंगडम के राजा, और चेरा किंगडम के राजा के आगे एक बात और लिख लेना, पत्नी कल्ट की शुरुआत या पत्नी संप्रदाय की शुरुआत की, जिसके अंदर कन्नगी को देवी की तरह पूजा जाता था। कन्नगी संप्रदाय की शुरुआत की, जिसके अंदर कन्नगी पत्नी संप्रदाय की शुरुआत करी, जिसमें कन्नगी को देवी की तरह पूजा जाता।
हाँ। कि चेरा किंगडम तो केरल में है, तो ये पूजा तमिलनाडु में क्यों हुई? क्या चीज? ये चेरा किंगडम है, ये केरल में है। देखो चेरा, चोला और पांड्या तीनों किंगडम्स के आपस में जो संबंध रहे हैं ना पॉलिटिकल बेसिस में, वो कहीं ना कहीं बाउंड्री के बेसिस पे भी रहे। मतलब एक दूसरे संप्रदाय के अंतर्गत सोशो रिलीजियस ये शेयर किया करते थे माध्यम से। जैसे मैंने बोला संगम होती थी, संगम में तो सारे लोग बैठते थे साथ में, और सारे लोग बैठ के क्या करा करते थे, शुरुआत किया करते थे। ठीक है, इनके किंगडम के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने पत्नी संप्रदाय की शुरुआत तो की थी, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला कन्नगी को तमिलनाडु ही राज्य था। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पूजा जाता था। ठीक है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पूजा जा रहा, क्या हो सकता है ऐसा कोई कंपल्सरी थोड़ी, जहाँ पे पत्नी गण की शुरुआत हुई हो वहीं पे हो रहा हो ऐसी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगला लिखिए, अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, माधवी की बेटी की बात अब कर लेते हैं। ठीक है, माधवी की हमने बोला एक बेटी है, उसका एक संघर्ष है, एक संघर्षमय जीवन है पूरा का पूरा, कि किस तरीके से उसने अपना जीवन बिना पिता के व्यतीत किया, है ना। तो एक नर्तकी की बेटी होने का अभिशाप उसके साथ पहले ही था, और अब एक साथ में और जुड़ गया, जिसको क्या बोला जाता है कि अब ये साथ में बिना पिता की भी बेटी है ना। तो ये अभिशाप के साथ में ये पूरे साम्राज्य के अंदर किस तरीके से रही है, उसकी पूरी स्टोरी आपको मनी मेघले में मिलेगी। ये वही 5वां वाला टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। शिलापट्टिगिरम के बाद में अगला टेक्स्ट कौन सा था, मनी मेघले तो था, इसका नाम भी क्या था, ठीक है, मनी मेघले के नाम से ये जानी जाती थी। मेघना नाम था वैसे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसको मनी मेघले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर पूरी किताब लिखी गई जिसको मनी मेघले के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो मनी मेघले के अंदर सब लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनका जीवन रहा, कौन कौन से संकट या फिर स्ट्रगल करके इन्होंने अपने जीवन को जिया, वो सारा का सारा स्ट्रगल लिखा। उस स्ट्रगल की स्टोरी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा भी, है ना। यहाँ तो आपको बहुत सारे फैक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होकर मिल गए, तो मैंने स्टोरी बता दी। ठीक है, चलिए, मनी मेघले, इसके राइटर भी लिख लीजिए, सित्तालई सत्तानार। ठीक है, सित्तालई सत्तानार इसके राइटर है मनी मेघले। मनी मेघले के राइटर सित्तालई सत्तानार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो टोटल 5 इधर लिटरेचर और एक ये टोल का प्यार वाला चला, जिसको टोल का प्यार में लिखा था टोल का प्यार, तो ये टोटल 5+1 के हम लोग ने लिटरेरी वर्क पढ़ ली। यही लिटरेरी वर्क आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना मैंने क्लास में बताया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर का इतिहास आपको दक्षिण भारत के अंदर और किताबों में नहीं मिलेगा। सब कुछ इन्हीं किताबों के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिलेबस के माध्यम से अगर आप लिटरेरी साहित्य सोर्सेस देखोगे तो साहित्य के हिसाब से लगभग सारा सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ आती है, राजनीतिक जीवन आता है। राजनीतिक जीवन कौन सा, जिसके अंदर कोई राजा रहा होगा और राजा के इंपॉर्टेंट कुछ कार्य रहे होंगे, उन कार्यों का वर्णन अभी आ जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट किंग्स कौन कौन से रहे थे और उन किंग्स के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हुए थे, वो सारे वर्क्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये फिर से एक बार देख लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले टोलकप्पियम की, जिसको टोलकप्पियार ने लिखा था, जिसके अंदर वहाँ की पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस लाइफ लिखी हुई है। एटुटोगी और पट्टू ये दो तरीके के हम लोग ने यहाँ पे प्रोज या नैरेटिव टेक्स्ट पढ़े। जिन नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर वहाँ की कहानियां लिखी थी, जिसके अंदर वहाँ के अहम और पुरम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने एथिक्स और मॉरल्स के बेसिस पे, नैतिकता और सिद्धांतों के बेसिस पे क्या पढ़ा, पथिनेकी कनाकू के बारे में पढ़ा। पथिनेकी कनाकू में 18 किताबें हैं, बट हमको याद क्या रखनी है, सिर्फ एक किताब याद रखनी है जिसका नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल को लिखने वाले तिरुवरुल थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद में 2 एपिक्स हम लोगों ने पढ़ी, 2 एपिक्स जिसके अंदर एक शिलापत्तिगरम, जिसके अंदर कन्नगी और कोवलम की कहानी दी गई है, जिसको लिखने वाले कौन है, इलांगो अडिगल ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, अगली मनी मेघले। मनी मेघले जो किसकी बेटी थी, माधवी की बेटी थी। ठीक है, माधवी की बेटी थी, तो उस किताब को लिखने वाले सित्तालई सन्नार। ठीक है, क्या था, अरे कुछ नहीं है,
वो तो इमेज लगा दी मैंने ऐसे, उसकी पहचान नहीं, ठीक है। चलो देखो आप आगे। अब हम लोग एक एक किंगडम की बात करना शुरू करते हैं, एक एक किंगडम के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं, कौन कौन सी किंगडम कहाँ कहाँ पॉपुलर है उसके बारे में, ठीक है। साहित्य सोर्सेज लगभग खत्म हो गए और आई थिंक आपको साहित्य सोर्सेज याद भी हो गए होंगे, ठीक है। उसको एक बार जाके रिवाइज भी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जो लोगों को लग रहा है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको याद करके क्या करे, इतना कठिन लग रहा है, तो वो लोग ये मान लेना कि कम से कम इतिहास के अंदर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आप बर्बाद करने वाले हो, ठीक है। इतिहास में जिसमें 12-13 क्वेश्चन में से 2-3 अगर बर्बाद कर दोगे तो इतिहास का गोल खत्म हो जाता है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ पूछा जा रहा है, ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है आज के समय में, ठीक है। वो भी अदर स्टेट के एग्जाम देने अगर निकल जाओगे, यूपी छोड़, ठीक है, बिहार में चले जाओगे, मध्य प्रदेश में चले जाओ, तो वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत वैल्यू दी जाती है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मॉडर्न से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी चैप्टर इसमें मिस करने का नहीं है, छोड़ने का नहीं, इसलिए इनको साथ ही साथ में याद करते चलो। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया 3 तरीके की किंगडम्स हैं यहाँ पे, 3 किंगडम्स की अगर बात करें तो एक चोला है, एक पांड्यास है और एक चेरा। ये 3 किंगडम्स अलग अलग इलाकों के अंदर दिखाई देती हैं। पांड्यास किंगडम मदुरई के इलाके में थी, हमने बात करी, मदुरई तमिलनाडु का इलाका जो प्रॉपर तरीके से जाना जाता है। चेरा किंगडम कहाँ पे थी, पूरी तरीके से केरला के अंदर दिखाई देती है, केरला के अंदर हमने इसको देखा। और तीसरी तरीके की किंगडम है चोला किंगडम, जिसको आंध्र प्रदेश वगैरह के इलाकों के अंदर देखा गया या कर्नाटका के कुछ हिस्सों में देखा गया, ठीक है। चलो यहाँ बात शुरू करते हैं हम लोग पहले चेरा किंगडम, ठीक है। चेरा किंगडम ने बेसिकली अपना जो कैपिटल बनाया हुआ था वो था वंजी, ठीक है। क्या कैपिटल था इनका, वंजी कैपिटल किसका था, चेरा किंगडम का वंजी कैपिटल था। पूछे जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, उसके अलावा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक। वंजी कैपिटल था इनको, जिसको करूवुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। करूवुर या वंजी नाम से इसके कैपिटल को जाना जाता है, जो किसका कैपिटल हुआ करता था, चेरा का कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। चेरा के बारे में जो जानकारी हमें मिली है वो मिली है पुगलर इंस्क्रिप्शन से। पुगलर इंस्क्रिप्शन अभिलेख है एक, जो वहां के राजाओं ने उस समय में बनवाया था, चेरा राजाओं ने उस समय में बनवाया था, जिस समय में वहां के इतिहास के बारे में वर्णन किया जा रहा था। जिस तरीके से उत्तर भारत में अभिलेख लिखे जा रहे थे, वैसे दक्षिण भारत में भी कुछ अभिलेख लिखे जा रहे थे। तो ऐसे एक पुगलर इंस्क्रिप्शन या पुगलर अभिलेख है, जिसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, चेरा साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जहां लिखा हुआ है कि उनकी कैपिटल करूवुर थी, जो वंजी के नाम से भी जानी जाती है। इस समय के 2 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे या बंदरगाह थे, जहां से ये लोग व्यापार किया करते थे। किसके साथ व्यापार करते थे वो भी अभी बताऊंगा। एक था मुजिरिस, ठीक है, एक बंदरगाह का क्या नाम है, मुजिरिस, और दूसरे का नाम था टोंडी, ठीक है। मुजिरिस और टोंडी 2 तरीके के बंदरगाह हैं जहां से ये लोग व्यापार करते थे। अब ये इलाका अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका पूरी तरीके से सी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ इलाका। कौन सी सी पड़ती है हमें, अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी देखते हैं, अरेबियन सी से इनका व्यापार होता था ग्रीक्स के साथ, ठीक है। किसके साथ होता था, ग्रीक्स के साथ। आप इधर से हटके जाओगे तो ग्रीक्स में पहुंचोगे, ईरान इराक वगैरह जितने भी है, फारस वारस के खाने, तो सारे का सारा इलाके का इनका व्यापार किसके साथ होता था, उस समय के ग्रीक एम्पायर के साथ में इनका व्यापार देखने को मिलता है। तो चेरा एम्पायर के अंतर्गत जो हमको ये बात कॉमन देखने को मिली, वो व्यापार भी करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एक माध्यम इकोनॉमिक बेसिस पर दिखाई देता है। सी पोर्ट से जुड़ा होने के नाते ये समय का सबसे मजबूत एम्पायर कहलाया जाता था, ठीक है। इस एम्पायर ने अपने 2 सी पोर्ट या बंदरगाह अलग से बना के रखे थे, जिन बंदरगाहों पे व्यापार सबसे अधिक पूरे भारत में देखने को मिलता था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पूरे भारत में सबसे अधिक व्यापार अगर किसी बंदरगाह पे देखने को मिला है, वो कौन सा बंदरगाह है, मुजिरिस वो बंदरगाह है जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा व्यापार देखने को मिला करता था, ठीक है। तो मुजिरिस और टोंडी ये ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ में इसकी कैपिटल भी ध्यान रखिएगा। कैपिटल क्या है, वंजी कैपिटल है, जो करूवुर है। इतना लिखो फिर आगे, इतना लिखो फिर आगे। चेरा किंगडम हेडिंग डाल लीजिए। इनकी पॉलिटिकल लाइफ या राजनीतिक दृश्य की बातें कर रहे हैं हम लोग। राजनीतिक दृश्य के अंतर्गत चेरा अगर आज के समय में मॉडर्न टाइम में कहीं पाई जाती तो केरला का इलाका है, ठीक है। केरला के इलाके के अंदर इनकी कैपिटल या नोट कर लीजिए करूवुर। करूवुर इनकी कैपिटल थी, जिसको वंजी भी बोला जाता है, ठीक है।
करोवर या वंशी इनकी कैपिटल के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, दो तरीके के बंदरगाह यहाँ पे देखिएगा, एक मोजिरिस है और एक टोंडी है। ठीक है, और साथ ही साथ में इस सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? गूगल डिस्क्रिप्शन या गूगल अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते। चेराज के किंगडम के अंदर 3 तरीके के शासकों का वर्णन किया गया। चेराज किंगडम एक बहुत लंबे समय का एम्पायर है और जब भी कोई लंबे समय का एम्पायर चला करता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? विभाजन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत जब आप लोग पढ़ते हो तो दिल्ली सल्तनत में कोई एक वंश थोड़ी है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी भी है, लोधी भी है, सैयद भी है ना? ऐसे तमाम वंशों में वो बटा हुआ है। ऐसे यहाँ पे भी 3 जनरेशन अलग अलग चेराज के हुए हैं और ये तीनों जनरेशन के अलग अलग किंग के तौर पर उनके साम्राज्य के तौर पर उनका विभाजन था। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इनको याद नहीं करते। बस ये 3 जनरेशनल किंग हैं जिस समय में अलग अलग तरीके से चेराज किंगडम डिवाइड। ठीक है, इनके बस नाम इंपॉर्टेंट है, वो नाम लिख लीजिएगा। 3 विभाजन चेरा किंगडम में किस किस के समय में हुए थे? तो पहला नाम लिख लीजिए कोअटन सेल। ठीक है, कोअटन सेल, कोअटन सेल। दूसरा पैरम कार्टून को, दूसरा पैरम कार्टून को। साउथ के नाम है, देखिए थोड़ा सा समझ रखना है ना, थोड़े अजीबोगरीब होते हैं। तो ये किंगडम के विभाजन है उस समय के 3 तरीके के किंगडम का विभाजन हुआ था उस समय। और तीसरा है कार्टून को इलान को, कार्टून को इलान। ठीक है, चेरा का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया जाता है, जिन 3 पार्ट को यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, कोअटन सेल, पैरम कार्टून को और कार्टून को इलान को। ठीक है, ये 3 तरीके से इनका विभाजन किया गया। अब हमें इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में चर्चा करनी है। इंपॉर्टेंट शासक कौन हुए उस समय के और इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में पढ़ना है। चेराज की सभी किंगडम्स के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो फेमस किंग्स हुए इस समय में उन किंग्स के बारे में यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो फेमस किंग इस समय में कौन कौन हुए उन सब के बारे में एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक करके नाम को सुनते चले जाइए। ये नाम बस देखो, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता है ना, ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि राजाओं के नाम है ना। और राजाओं के नाम की शॉर्ट ट्रिक क्या ही बनाओ, या अपने हिसाब से बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है, जो बनाना चाहो बना। ये नाम तो अभी पीछे आप लोग ने सुन लिया, चेरन सेनगुप्त है ना, ये नाम आप लोगों ने पीछे सुन लिया जब हम लोग एक स्टोरी की बात कर रहे थे। ठीक है, गंदगी की स्टोरी की बात कर रहे थे, वहां आप लोगों ने सुन लिया। ठीक है, नीडियम, इसको नाम याद कर लो, नीडम कर। ठीक है, नीडम करके इसको याद कर लो, उद्यान करके इसको याद कर लो। ठीक है, पूरे पूरे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एक उद्यान चेरा राजा हुए और एक नीडम चेरा राजा हुए और ये चेरन सेनगुप्तवन तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो टाइटल लगभग सबके सेम है, तो टाइटल के माध्यम से तो आप इसको याद नहीं कर सकते, है ना। तो इसकी कहीं ना कहीं बीच का एक नाम ऐसा उठा लो जैसे उसमें उड्डयन लिखा हुआ और इसमें नेडम लिखा हुआ है। ठीक है, नेडम, उड्डयन और ये सेनगुप्त। ठीक है, ये 3 तरीके के नाम है, तीनों चेराज के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसका तीसरा वाला तो यहाँ पे वर्णन दिया गया, उसके बारे में आप कैसे सुनते हैं। उन तीनों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो है चेरन सेनगुप्तवन। ठीक है, कौन सा राजा? चेरन सेनगुप्तवन। चेरन सेनगुप्तवन के ब्रदर की बात करें लांगो एडिगम, तो इससे हमको शिलापत्तिग्रम की बात पता चल जाती है कि इनके समय में बहुत इंपॉर्टेंट एक पुस्तक लिखी गई जिसने वहां पर एक पत्नी संप्रदाय के पूरे कल्ट को शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें? इंपॉर्टेंट इनकी पॉलिटिकल लाइफ से बात करें अगर, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया के कई सारे राजाओं को हराया था। नॉर्थ इंडिया के राजाओं की अगर बात करें, नॉर्थ इंडिया के राजा 2nd सेंचुरी की बात हो रही है, लगभग बात हो रही है। अगर हम लोग बात करें तो मान लो 150 से 200 ईस्वी की बातें हो रही होंगी। कहाँ की बातें हो रही है? 150 से 200 ईस्वी के आसपास में बातें हो रही होंगी। तो चेरा किंगडम में उस समय नॉर्थ में कौन सा एम्पायर था जब 150 से 200 की बात करते हैं हम लोग? 150 से 200 शताब्दी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस समय में कौन सा? शाकास, शाकास, हाँ ठीक है, शाकास भी थे। और अभी पीछे इतिहास में कुछ हम लोग पढ़ के आए हैं, उसके अंदर हमने देखा था समय काल भी, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोग को लिखने के लिए, जाके लिख के लाइए कि ये होमवर्क है ना, जिसमें सातवाहन वंश, कर्ण वंश, ये सारे के सारे वंश लिखे होंगे आप लोगों ने,
है ना। तो वहाँ आप लोगों ने कुछ वंशज लिखे होंगे, उन वंशज का समय काल भी लिखा होगा, ठीक है। और जब समय काल लिखोगे तो 150 से 200 शताब्दी के बीच में आपको समझ आ जाएगा कि लगभग उस पूरे 50 या 100 सालों के अंतर्गत भारत के ऊपर कौन से शासक के लोग रूल किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे शाकास की बात हुई, ठीक है, ऐसे ही वाकाटाकास करके रूलर्स होते थे, वाकाटाकास रूलर थे, ठीक है। वाकाटाकास के अलावा कर्ण वंश और सातवाहन वंश भी लगभग उत्तर भारत के राजाओं के तरीके से वहां पे फैला हुआ था। तो इन्होंने जिन मोनार्क को हराया था, जिन लोगों को हराया था, वो कोई और नहीं, वो कौन थे? वो रूलर्स वही थे जिन रूलर्स को उत्तर मौर्य काल के शासकों के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। मौर्य काल समाप्त हुआ था, समाप्त होने के बाद में उत्तर मौर्य काल शुरू हुआ था। और उत्तर मौर्य काल के शासकों की अगर बात करें तो चाहे आप शाकास को मान लीजिए, चाहे गौड़ वंश को मान लीजिए, चाहे सातवाहनों को मान लीजिए, उनके शासकों को हराने वाले कौन है? चेरन सेनगुप्त, ठीक है, लिखा हुआ है। नॉर्थ के कुछ मोनार्क को हराया था। उसके बाद हिमालयन एक्सपेडिशन की बात करें, ये नॉर्थ के एम्पायर को हराते हराते इतना प्रतापी शासक है कि हिमालय तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गया था? हिमालय। ऐसा नहीं है कि बीच में से एक लाइन खींच के पहुंच गया हूँ, साइड से निकल के गए, और साइड से निकल के कहाँ पहुंच गए? हिमालय पहुंच गए। हिमालय आप समझ सकते हो उत्तर भारत की चोटी है ना, मतलब सबसे नॉर्थ की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर भारत की बहुत महत्वपूर्ण चोटी कहलाती है हिमालयंस की। जब हम लोग बात करते हैं हिमालयन रेंज के ऊपर ये पहुंच गए थे, और हिमालयन रेंज के ऊपर पहुंच के इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करके सक्सेसफुली आक्रमण करके वापस आए। वहां से ये कई तरीके के स्टोन्स लेके आए, पत्थर लेके आए। उन्हीं पत्थरों से इन्होंने कन्नगी की मूर्ति बनाई। कन्नगी की मूर्ति किससे बनी हुई है? हिमालय के पत्थरों से बनी हुई है। जो पत्थर ये वहां से लेके आए थे, उसी से इन्होंने क्या करा था? कन्नगी की मूर्ति बनाई, ठीक है। कन्नगी की मूर्ति या कन्नगी की रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड एक चीज और है। जब इन्होंने इस सेरेमनी को किया था, पत्नी संप्रदाय की शुरुआत की थी, तो इन्होंने श्रीलंका के राजा को बुलाया था जिसका नाम था गजभागु सेकंड, ठीक है। गजभागु सेकंड नाम पूछा गया प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपके कि किसको पत्नी कर्ण के संप्रदाय के शुभारंभ पे इन्होंने बुलाया था, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, गजभागु सेकंड जो श्रीलंका के राजा थे, उनको किसने बुलाया था? चेरन सेनगुप्त ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? पत्नी संप्रदाय के शुभारंभ या शुरुआत करने के दौरान उन्होंने बुलाया था। ये पत्थर कहाँ का है जो इसमें लगा हुआ है? कन्नगी की मूर्ति, ठीक है। अब ये सारी बातें चेरन सेनगुप्त। इसी तरीके से चाहो तो ऐसे ही लिख लो जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना, इसी को लिख लो, बस ट्रांसलेट कर लेना अपनी अपनी भाषा में, ठीक है। चीफ गेस्ट जैसे आज के समय में बनाते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अरब के अंदर एक मंदिर बना, ठीक है। उस मंदिर के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर मोदी जी को बुलाया गया, ठीक है, बुलाया गया था ना। तो वहाँ की इनॉग्रेशन की या फ्यूचर में कभी भी बात होगी तो वहाँ पे मोदी जी का नाम आएगा, क्योंकि वो वहाँ के चीफ गेस्ट के तौर पर, और उन्होंने वहाँ पे उसको पूरी तरीके से इनॉग्रेट किया, ठीक है। और इनॉग्रेशन सेरेमनी में किसी नाम से ऐसे ही बना लो जैसे बनाओ, डायग्राम खुद ही बना पाओ तो बना लो, है तो बना लो। डायग्राम ही बना लो भाई, जिसको बना मिले बना ले, जिसके बस की है, और आगे डैश लगा के जिसकी औकात है बना ले। बना दो यार, आर्टिस्ट बंदा और उसके साथ क्या क्लास में ये तो ये और कैसे सब लोग
सा पूर्व है। चलिए भैया आगे देखिए। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू लाइफ, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीम की तरह उपयोग किया गया है, ठीक है। नशा हर तरीके का नुकसान देता है, और यहाँ पे जो नशा को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक माध्यम के तौर पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चोला किंग की बातें करने जा रहे हैं हम लोग, चोला साम्राज्य की बातें करने जा रहे हैं। चोला साम्राज्य के अंतर्गत इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जब इनकी पिक्चर्स बनी थी, कुछ साउथ की पिक्चरें आप देखोगे तो वहाँ पे चोला, चेरा, पांड्या इन सबकी कहानियां मिला करती हैं, है ना। तो इन्हीं राजाओं तो इन्होंने उस समय रोल प्ले किया था, ठीक है। तो उस समय के रोल को यहाँ पे दर्शाया गया, तो इसी तरीके से मैंने भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो देखिए चोला किंगडम जो बेसिकली है, उस किंगडम की राजधानी के तौर पर उदयपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? उदयपुर को जाना जाता है। वहाँ की राजधानी उदयपुर थी, और साथ ही साथ ये आज के समय का आंध्र प्रदेश का दक्षिण का इलाका कहलाता था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण का इलाका क्या कहलाता था? वो चोला किंगडम का इलाका कहलाया करता था, ठीक। उसी के साथ साथ में पेन्नार और वेलार रिवर्स के बीच के इलाके को भी क्या बोला जाता था? चोला किंगडम का इलाका है, ठीक है। तो चोला किंगडम से रिलेटेड पहली चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ की राजधानी उदयपुर थी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दक्षिण आंध्र प्रदेश का भाग है, दक्षिण आंध्र प्रदेश के भाग में ये पाया जाता था। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेन्नार और वेलार रिवर्स के बीच का जो रीजन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा चोला एम्पायर बोला करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी इसकी पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड याद रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इस समय अगर चोला किंगडम की हम लोग बात करें, चोला किंगडम के कार्यकाल के दौरान एक राजा है जिसका नाम एलेरा था। क्या नाम था? एलेरा। ये चोला किंगडम के राजा हैं जिनका नाम एलेरा था। एलेरा ने लगभग बोला जाता है पूरे साउथ को कॉन्क्वेर किया था, पूरे साउथ, ठीक है। साउथ की अगर बात करें तो ये श्रीलंका तक पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? श्रीलंका दिखाई दे रहा है। ये श्रीलंका तक पहुंच गए थे, और श्रीलंका तक पहुंच के इन्होंने वहां तक रूल को अपने स्थापित किया था। तो चोला राज्यों में एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य एलेरा है, जिस एलेरा ने भारत की बाउंड्री को भी क्रॉस किया, और क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए? श्रीलंका, और श्रीलंका के अंदर जाके भी अपने रूल को स्थापित किया था। तो एलेरा एक इंपॉर्टेंट राजा है, लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट राजा एक बहुत है जिनका नाम है करिकला, ठीक है। करिकला एक और इम्पोर्टेंट राज्य है। इनके समय काल के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, क्योंकि इस समय में इन्होंने अपने कैपिटल बदले, साम्राज्य की दशा दिशाएं सब बदल दी, और राज्यों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आक्रमण करना भी शुरू कर दिया। इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर चेरा और पांड्या रूलर को भी हराया है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजों का अगला धारावाहिक होगा परसों की क्लास में। धन्यवाद, ठीक है। एलेरा पहले थे, उसके बाद करिकला थे, ठीक है। एलेरा पहले थे, उसके बाद करिकला। किसी का होगा?